वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 13 ऑपरेटिव डिलीवरी ऑब्स्टेट्रिक टेंटिसेस का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पेरिनियल रिपेयर। पेरिनियल रिपेयर से पहले हम बात कर लेते हैं कि जितनी भी वजाइनल डिलीवरीज होती हैं उनमें छोटे मोटे ट्रॉमा तो होते रहते हैं, पेरिनियल ट्रॉमा। उनमें से 85% जो होते हैं, ठीक है, 85% डिलीवरीज में ट्रॉमास होते हैं, लेकिन उनमें से जो 60 to 70% ऐसी डिलीवरीज होती हैं जिनमें स्टिचेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि पेरिनियल टेयर्स की ग्रेडिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, अगर हम उनकी ग्रेडिंग करें तो उनकी डिग्रीज़ के हिसाब से उनकी 4 डिग्रीज़ हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि फ़र्स्ट डिग्री टेयर हम किसे कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट डिग्री टेयर, तो फर्स्ट डिग्री टेयर उसमें उसे कहेंगे जिसमें इंजरी हो गई ओनली पेरिनियल स्किन की। ठीक है, पेरिनियल स्किन ओनली इन्वॉल्व होगी, तो वो कौन सा टेयर होगा, फर्स्ट डिग्री टेयर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड डिग्री टेयर की, तो सेकंड डिग्री टेयर में क्या है कि उसमें अगर पेरिनियल स्किन भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है कि पेरिनियल मसल्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, पेरिनियल मसल्स इन्वॉल्व हों, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये सेकंड डिग्री टेयर है। लेकिन इसमें याद रखें कि इसमें एनल स्फिंक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। एनल स्फिंक्टर क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड डिग्री टेयर्स की। थर्ड डिग्री को फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है कि 3 कैटेगरीज में, थर्ड डिग्री ए, बी एंड सी। तो थर्ड डिग्री ए में क्या इन्वॉल्व है, इसमें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व है, वो भी तब जब 50% से कम ट्रॉमा हो। ठीक है, 50% से कम ट्रॉमा हो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का, तो हम उसे कहते हैं कि ये थर्ड डिग्री टेयर है और उसकी भी टाइप ए है। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड डिग्री और बी की, तो उसमें क्या है कि जब 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये थर्ड डिग्री बी टाइप है। ठीक है, और इसी तरह थर्ड डिग्री सी कब कहेंगे कि जब उसमें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए कंप्लीट, ठीक है, और साथ में इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये थर्ड डिग्री टेयर है, वो भी उसकी सी टाइप है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ टाइप क्या होगी, फोर्थ डिग्री में क्या होगा, पेरिनियल स्किन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, मसल्स भी, एनल स्फिंक्टर भी, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है कि रेक्टल म्यूकोजा। ठीक है, रेक्टल म्यूकोजा, जब रेक्टल म्यूकोजा इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये टेयर्स कौन सी डिग्री के हैं, फोर्थ डिग्री टेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई ग्रेडिंग हो गई पेरिनियल टेयर्स की। ठीक है, और ये जो इसकी जो सर्जिकल टेक्निक होती है उसमें फर्स्ट डिग्री में तो हमें ज़रूरत नहीं होती कोई भी स्टिचेस वगैरह लगाने की। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में हमें सूचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही हील हो जाता है। ठीक है, और जो सेकंड डिग्री टेयर्स हैं या फिर बाकी टेयर्स हैं उनमें हमें स्टिचेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और स्टिच लगाने से पहले या फिर सबसे पहले हमने थोड़ी सी कंसल्ट ले लेनी होती है। ठीक है, रिटन या फिर डॉक्यूमेंटेड कंसल्ट हमने लेनी होती है, और उसके बाद फिर हमने कंसेंट लेनी होती है। ठीक है, कंसेंट, उसके बाद क्या है कि एनाल्जेसिक टैबलेट्स वगैरह देनी होती है, एडिक्वेट प्रॉपर मीन्स के एनाल्जेसिया देना होता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और क्या है रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, विजाइनल एग्जामिनेशन और रेक्टल एग्जामिनेशन, ताकि पता चले कि टेयर्स की डिग्री कौन सी बन रही है और कितना म्यूकोजा वगैरह और मसल्स वगैरह इन्वॉल्व हैं। तो जब हम पता चल जाता है कि इसकी डिग्री कौन से टाइप की, मतलब पेरिनियल टेयर कितनी कौन सी डिग्री का हुआ है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसे रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करने के लिए अगर हम इसमें विजाइनल म्यूकोजा अगर इन्वॉल्व है, सबसे पहले हम विजाइनल म्यूकोजा को रिपेयर करते हैं। ठीक है, और विजाइनल म्यूकोजा को रिपेयर करने के लिए हम जो सूचर्स स्टिचेस लगाते हैं वो हम कंटिन्यूस टाइप लगाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस टाइप के स्टिचेस लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, मस्कुलर लेयर जो है उसे स्टिच करते हैं। ठीक है, उस मस्कुलर लेयर को स्टिच करने के लिए कौन से सूचर इस्तेमाल करते हैं, इंटरप्टेड टाइप। ठीक है, सूचर्स की कौन सी टाइप, इंटरप्टेड टाइप जो सूचर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एंड पे क्या है कि स्किन को रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्किन को रिपेयर करने के लिए हम कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरप्टेड सूचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर रेक्टल म्यूकोजा वगैरह इन्वॉल्व है तो हम सबसे पहले रेक्टल म्यूकोजा को स्टिच करते हैं, रेक्टल म्यूकोजा को, और उसके बाद उसकी मस्कुलर लेयर और बाकी लेयर्स को। ठीक है, तो ये इसकी अप्रोच होती है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसकी आफ्टर केयर वगैरह क्या होती है, और इसमें आफ्टर केयर में यही है कि जब भी हमने रिपेयर्स वगैरह लगाने हैं तो हम क्या करते हैं कि लेक्ट्यूलोज देते हैं। ठीक है, लेक्ट्यूलोज लेग्जेटिव है, या फिर हम कोई बल्किंग एजेंट देते हैं जैसे फाइबोजेल वगैरह। ठीक है, कोई भी बल्किंग एजेंट देते हैं, फाइबोजेल वगैरह, और वो फाइबोजेल जैसे कि फाइबोजेल, और ये हम कब देते, कितने टाइम के लिए देते हैं, 5 से 10 दिन के लिए देने हैं, 5 to 10 डेज़ के लिए हम ये देते हैं, ताकि अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, और अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो फिर ये जो हमने स्टिचेस लगाए हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि हमने पेशेंट को एडमिट करना होता है हॉस्पिटल में एंटिल उसके फर्स्ट बाउल मोशन तक। ठीक है, फर्स्ट बाउल मोशन तक, जब तक फर्स्ट बाउल मोशन नहीं हो जाती हम पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके साथ क्या है कि ओरल एंटीबायोटिक्स देनी होती है, ओरल एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, वो भी 5 to 7 डेज़ के लिए। ठीक है,
ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके। तो ये थी हमारे पास पेरिनियल टेयर्स वगैरह और उनकी आफ्टर केयर वगैरह, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एपिजियोटमी क्या होती है। एपिजियोटमी आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा, तो मीन्स कि ये होती क्या है, अब हम पढ़ लेते हैं इसे। एपिजियोटमी क्या है कि ये एक सर्जिकल इंसिजन है, ठीक है। और किस में होता है कि ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में लगाया जाता है। सर्जिकल इंसिजन है और किस में लगाना है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, नॉट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में लगाते हैं, ठीक है, ताकि जो वल्वल आउटलेट है वो ज़्यादा हो सके। किया है कि वल्वल आउटलेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। और क्या है कि विजाइनल जो बर्थ है उसको असिस्ट कर सकें, ठीक है, असिस्ट हेल्प कर सके विजाइनल डिलीवरी में, ठीक है, विजाइनल डिलीवरी को असिस्ट कर सके, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एपिजियोटमी। और एपिजियोटमी के लिए हमारे पास जो मोस्ट रिकमेंडेड जो एपिजियोटमी है वो क्या है कि मीडियो लेटरल एपिजियोटमी है, मीडियो लेटरल एपिजियोटमी। और ये हम देते हैं कि 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे हम मीडियो लेटरल एपिजियोटमी देते हैं। और इसके लिए भी हमें इन्फॉर्म कंसेंट का होना ज़रूरी होता है, ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एपिजियोटमी के लिए, ठीक है। और ये हम उस वक्त करते हैं कि जब फीटल का जो हेड है वो क्राउनिंग कर रहा हो। फीटल का हेड जो है वो क्राउनिंग स्टेज पे हो, मीन्स के सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया सेकंड स्टेज पे हो, उस वक्त हम ये करते हैं। या फिर अगर कोई ज़्यादा मजबूरी को, मीन्स के अगर फीटल कंप्रोमाइज़ वगैरह हो रहा हो, फीटल ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो, तो फिर भी क्या है कि हम एपिजियोटमी कर देते हैं ताकि जो डिलीवरी है वो जल्दी से हो सके, ठीक है, और फीटल कंप्रोमाइज़ कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक मीडियो लेटरल होती है और एक क्या है कि मिड लाइन एपिजियोटमी होती है। जो मिड लाइन एपिजियोटमी है, मिड लाइन एपिजियोटमी, मिड लाइन एपिजियोटमी का फ़ायदा ये है कि ये तो एक तो ए वेस्कुलर एरिया में होती है ना, ए वेस्कुलर एरिया, जब ए वेस्कुलर एरिया में होगी तो उसमें ब्लीडिंग भी कम होगी, ठीक है, ब्लीडिंग कम होगी। इसके अलावा ये हील बहुत जल्दी कर जाएगी, ठीक है, कुकर हील हो जाएगी, ठीक, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और क्या है कि इसमें पेन कम हो जाएगा, ठीक है, पेन पेशेंट को कम होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये क्या करती है, एनल स्फिंक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है। जो हम मिड लाइन में एपिजियोटमी देते हैं वो एनल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर सकती है, इसलिए कि हम फिर मीडियो लेटरल जो है एपिजियोटमी उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, मीडियो लेटरल एपिजियोटमी। मीडियो लेटरल जो एपिजियोटमी है वो हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर फोर्सेट से, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट जो है फोर्सेट का उसका वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम उससे थोड़ी बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड मूव करके फिर हम मीडियली मूव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम ये कट लगाते हैं एपिजियोटमी का। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। एपिजियोटमी जब हम करते हैं एपिजियोटमी के कट की तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में इसकी शॉर्ट टर्म भी हैं और लॉन्ग टर्म भी है। तो अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस की तो उसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट को पेन एक तो होगा, ठीक है, इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई भी सर्जिकल इंसिजन वगैरह दें। और इसके अलावा क्या है कि हेमरेज हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की तो उसमें क्या हो सकता है कि इनकॉन्टिनेंस हो सकती है यूरिन की, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, या फिर क्या है कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीसिस, ठीक है, फीसिस की भी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि डिस्पेरोनिया की भी कंप्लेन कर सकती है पेशेंट, ठीक है, डिस्पेरोनिया। तो ये थी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस एपिजियोटमी की। एपिजियोटमी को जो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो ये है कि हम जो मीडियो लेटरल एपिजियोटमी देते हैं वो हम 60 डिग्री के एंगल पे देते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक मिड लाइन एपिजियोटमी देते हैं और एक मीडियो लेटरल देते हैं। और जो मोस्ट रिकमेंडेड जो है एपिजियोटमी की वो कौन सी है, मीडियो लेटरल, ये मोस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म होती हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म का आपको पता है कि पेन होगा, इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, या फिर अगर ज़्यादा काट लग गया है तो फिर हेमरेज वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या अगर लॉन्ग टर्म होंगी तो उसमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है, और या फिर क्या है कि फीसिस इनकॉन्टिनेंस वगैरह हो सकती है। तो ये थी हमारे पास एपिजियोटमी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेटिव वैजाइनल डिलीवरी की। चलो फिर हम वो नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेते हैं। थैंक यू।